हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। तो भाषा विज्ञान में आज हम कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन आज हम ख़त्म कर लें, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी भाषा का पूरा विकास, पूरा भाषा परिवार हमने देखा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसको हमने डिटेल में देखा। इसके बाद हमने खड़ी बोली हिंदी का विकास देखा, जहाँ पे हमने भारतेंदु पूर्व युग से लेकर के पूरी नई कहानी तक, नई कविता तक हमने 1953 तक हमने पूरा देखा। उसके बाद हमने जो है हिंदी की बोलियाँ और उनके क्षेत्र के बारे में जाना। फिर राजभाषा के रूप में कल हमने इसको अच्छे से देख लिया, हिंदी परिषद भी देख लिया और हिंदी निदेशालय भी देख लिया। आज जो है हम जल्दी जल्दी से इसको निपटा लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देवनागरी लिपि और हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, तो इसको हम जल्दी से निपटाएंगे और इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने भी आपने अभी तक क्लास लिए हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कितने आपको समझ में आए हैं। और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलता है, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप अच्छे से आकलन कर पाएंगे इसका। और स्कोर मुझे आप ज़रूर बताइएगा। 80 क्वेश्चन है टोटल आपके, और इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा देवनागरी लिपि के बारे में। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, हम यहाँ पे शुरू करते हैं देवनागरी लिपि, ठीक है। जहाँ पे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, सबको पता है। तो इस पर हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूरा हिंदी भाषा हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगी बहुत सारे, हिंदी साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, और आपके एग्ज़ाम तक ये चलता रहेगा। जो मॉक टेस्ट हम कर रहे थे 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का कर रहे थे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन को लेकर चलें। हो सकता है क्वेश्चन का मैं नंबर थोड़ा कम कर दूँ और थोड़ा क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब भी करते हुए चले, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन आंसर टिक करने से हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मैम आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। तो जैसा भी होगा, आप जिस प्रकार से अपनी क्लास चाहते हैं, प्रैक्टिस क्लास चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसकी जितना ज़्यादा क्वेरी का मात्रा होगा, मैं उसी हिसाब से काम करूँगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होता है, लिपि दृष्टिगोचर होती है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि इसमें कल की जो क्लास थी उसमें बहुत लोगों को डाउट है, तो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 1963 से 1900 और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अंग्रेजी राजभाषा बन गया भारत का। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये इससे संबंधित है, ये वाला जो पॉइंट है ये इससे संबंधित है, ठीक है। कैसे है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे देखिए राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों किस बारे में बोली जा रही है। ये तो संसद का कार्य के आधार पे बोला जा रहा है, जहाँ पे अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही किया जाना था, जिसको 15 वर्ष तक पहले कहा गया था कि 1965 तक हम इसका काम करेंगे अंग्रेजी में, इसके बाद हम इसको हटा देंगे और हिंदी को ही राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हम इसको अपनाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और बहुत सारे इसके पीछे के रीज़न है, सरकारी नीतियों के कारण ऐसा हो नहीं पाता है, जिस वजह से इसको अनिश्चित काल तक, आप ऐसा कह सकते सदा के लिए अगर आप ना भी कहें, क्योंकि हो सकता है आगे की धाराओं में आपको चेंजेस, संशोधन देखने को मिले, तो अनिश्चित यहाँ पे अनिश्चित समय तक आप कह सकते हैं। अनिश्चित समय के लिए अंग्रेजी का भी इसमें उपयोग जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब आपको आई होप क्लियर होगा यहाँ पे जो भी मैं बात कह रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये हमने देख लिया था, चलिए लिपि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाब की गुरुमुखी है। एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा यहीं से बन जाता है, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। पूछ लिया जाता है अंग्रेजी की लिपि कौन सी है या उर्दू की लिपि कौन सी, पंजाबी का बहुत पूछा जाता है, तो गुरुमुखी है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की लिपि चित्राक्षर तथा कुछ ध्वन्याक्षर भी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। देवनागरी लिपि का आविष्कार किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। देवनागरी लिपि का आविष्कार किस लिपि से होता है, ब्राह्मी लिपि से होता है। अब देखिए सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ पे मिलता है, ये आपको पूछा जाता है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और नेपाल में प्रचलित है। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। तो ये शब्द, ये जो नामकरण किस प्रकार से इसका हुआ है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए गए उसे देवनगर कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे संकेत लिपि के समान थे तो इसे देवनागरी कहा गया, इस प्रकार से। तो यहाँ से तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, फिर आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये आपका पिछली बार भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। विशेषताओं से प्रश्न बन जाता है, तो ये आपका बाईं से दाईं ओर होता है, जबकि फारसी लिपि जो होती है उर्दू अरबी भाषा के लिए, तो ये आपका दाईं से बाईं ओर होती है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। देवनागरी लिपि क्या होती है, अक्षरात्मक लिपि होती है, जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि होती है। ये भी फैक्ट आपका 3 कथन के माध्यम से आपका ये पूछा गया था, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे। देवनागरी लिपि को लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से सुधार किए गए थे, थोड़ा सा है, इसको हम देख लेते हैं, हो सकता है अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो सर्वप्रथम जो है महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। तो सबसे पहले तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। काका कालेलकर, यहाँ से प्रश्न बनता है, काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया था इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार शब्द का अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं कि श्याम सुंदर दास सबसे ज़्यादा उस समय के पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते थे, और श्याम सुंदर दास जो है वह अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव देते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन किसने क्या क्या सुझाव दिया, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसके बाद है आपका श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियाँ सम्मिलित कर उसके नीचे कोई चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बना है, पर एक बार आप इसको ध्यान में ज़रूर रख लीजिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की 5 अक्टूबर 1941, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने तथा छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव दिया गया था। वर्ष 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की थी, और जिसमें इन्होंने निम्न सुझाव दिए थे। क्या सुझाव था नरेंद्र देव का, तो अ की 12 खड़ी भ्रामक है, मात्राएं यथास्थान रहे परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार से काम चलाया जाए, ये भी बात इन्होंने भी कहा था, ठीक है। 2 प्रकार से लिखे जाने वाले अक्षरों में भिन्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए, और संयुक्त वर्णों में जो है वर्णमाला को स्थान दिया जाए वर्णमाला में। तो यहाँ पे अक्षर त्र ज्ञ श्र, ये जो आपका 4 संयुक्त वर्ण होता है, इसको वर्णमाला में स्थान दिया जाए। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि वर्णमाला मैंने आपको नहीं करवाया है, थ्योरी बात कर रही हूँ, क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया है बहुत ज़्यादा, पर वर्णमाला का थ्योरी क्लास में आपके लिए नहीं लाई हूँ। तो इसके बाद जो रहेगा हमारा वर्णमाला रहेगा, और एक एक चीज़ आपको डिटेल में कराई जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से निश्चिंत रहें उसके लिए। चलिए हम आगे बता रहे हैं आपको। उपयुक्त सुझावों में कुछ परिवर्तन कर इन्हें स्वीकार कर लिया गया। समय समय पर इसमें सुधार होता रहा है। फारसी की क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ भी सम्मिलित की गई हिंदी में, और कुछ अंग्रेजी शब्दों को भी सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से विभिन्न जो है इसमें सुझाव दिए जाते हैं, और कुछ कुछ बदलाव भी किए जाते हैं। तो आपको कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ख के नीचे जो ये बिंदु लगता है इसको क्या कहते हैं, इसको नुक्ता कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नुक्ता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण क्या है। देवनागरी लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है। किसी भी लिपि के आदर्श होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कथन में विशेषताओं में आपका प्रश्न बनता है।
वह लिपि दुनिया की किसी भी भाषा को अंतरित करने की क्षमता रखती हो, जो कि हिंदी के अंदर बखूबी है। प्रत्येक ध्वनि देवनागरी के अंदर बखूबी है, हिंदी बोल रही हूँ। प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक हो, ये भी हो गया। किसी वर्ण प्रतीक से एक से अधिक ध्वनि उच्चरित ना हो, तो ये भी हो गया। शब्दों को लेकर लिपि अर्थ भेद ना हो, ठीक है, शब्दों को लेकर लिपि अर्थ भेद ना हो। उस लिपि में भूमंडल की लिपि होने की आहर्ता हो। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल लिखना है तो आप ऐसे स्कूल लिख देते हैं, हालांकि है ये अंग्रेजी का शब्द, ठीक है अंग्रेजी का शब्द, लेकिन इसको समाहित कर लेता है ना हिंदी, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए, उक्त तथ्यों के आधार पर देवनागरी लिपि में इस प्रकार की जटिलताएं बहुत कम हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की, जिसने अप्रैल 1962 में हिंदी के वर्तनी संबंधी निम्नलिखित नियम दे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नियम है, यहाँ से प्रश्न आपका वैसे तो नहीं बनना चाहिए शिक्षण परीक्षा में, पर फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। सिरोरेखा के प्रयोग थोड़ी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको एक बार देख लेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए अगर टॉपिक थोड़ा सा आपका थोड़ा सा डिटेल में अगर क्वेश्चन आ गया तो पूछा जा सकता है। सिरोरेखा के प्रयोग को अनिवार्य कर देना चाहिए, बिल्कुल। बिना सिरोरेखा के जो है पहचान अच्छा से नहीं हो पाता है। इससे वर्णों के बीच के भेद किया जा सकेगा। सिरोरेखा के अभाव में घ और ध में भेद नहीं हो पाता था। अब जैसे ध है तो हम सिर्फ यहाँ पे सिरोरेखा लगाते हैं तो समझ में आता है कि ये ध है। घ में हम पूरे में सिरोरेखा लगाते हैं। इस प्रकार से जो सिरोरेखा है इससे अंतर समझ में आता है। म ऐसे लिखते हैं पूरा सिरोरेखा लगता है, और भ में हम ऐसे लिखते हैं और सिर्फ यहाँ पे सिरोरेखा लगता है। तो ये सारी नियम की वजह से सिरोरेखा को अनिवार्य माना गया है। ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता अति आवश्यक है। इस लिपि के वर्णों की द्विरूपता को समाप्त कर देना चाहिए। अ, श्र, रा, ण ये सब जो आपका दिया गया है उदाहरण के रूप में। आगे देखिए, संयुक्त वर्णों का प्रयोग संयोग, लेखन व उच्चारण लाघवता व तीव्रता को दर्शाता है, इसे भी बनाए रखा जाना चाहिए। वर्णों को संयुक्त करने की प्रक्रिया चाहे आसपास हो या ऊपर नीचे, दोनों ही स्थितियों में वैज्ञानिक होना चाहिए। र ध्वनि के चारों प्रयोग वस्तुतः अलग अलग ना होकर र के कोणीय परिवर्तन मात्र हैं, इसमें इसके प्रयोग हुबहू किए जाएं। र का चौथा प्रयोग मूर्धन्य वर्णों के में किया जाना चाहिए, जैसे कि आपका एक इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फिर एक रेफ के माध्यम से होता है र का प्रयोग, है ना। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ये का नहीं। जैसे भलाई, पिटाई, अब जैसे ये पिटाई है, पिटाई ऐसे लिखने की बात की गई है। पिटाई को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये इसका मानक है, ठीक है। कमाई, पढ़ाई, ठीक है। नासिक ध्वनियों एवं उसमें प्रयुक्त वर्ण प्रतीकों के संयोग को लेकर यदि सहज रहा जाए तो इसमें से किसी प्रयुक्त को हटाने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी प्रतीक एक दूसरे से अलग एवं व अर्थभेदक हैं। नासिक वर्णों को अनुस्वार और अनुनासिक में बांटा जाता है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में नाक की भूमिका होती है, जबकि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक व मुंह दोनों की सहयोग से होता है। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत पूछा जाता है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है और अनुनासिक का कहाँ से होता है, तो ये दोनों भी ध्यान में रखेंगे। अनुस्वार आपका सिर्फ नाक से होता है और अनुनासिक में आपका नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, बस इतना ही है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में बिंदी या बिंदु के प्रतीक का उपयोग होता है तथा अनुनासिक ध्वनियों के लिए अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो यह सभी को पता है वैसे। जैसे कि हमने लिखा पंकज, तो पंकज में आपका क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। चंद्र बिंदु लगा के कभी देखा है आपने, नहीं देखा है। तो अनुस्वार में हमेशा क्या लगता है, सिर्फ बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु नहीं लगता है, ठीक है। और अनुनासिक जो होता है उसमें आपका चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। जैसे आँख, तो यहाँ पे आपका चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। ये आपका अनुनासिक है, ये आपको ऐसे पहचान मिलेगा इसका। चलिए, अनुस्वार ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर के रूप में जानी जाती है, सभी को पता है, जबकि अनुनासिक ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। तो ये याद रखेंगे कि अनुस्वार जो होता है वो पंचमाक्षर के रूप में होता है। अनुनासिक ध्वनियाँ अलग अलग भी हो सकती हैं। अनुस्वार ध्वनियाँ या पंचमाक्षर के लिए प्रतिस्थापक प्रतीक बिंदु है, जो बिंदी के रूप में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पंचमाक्षर का प्रयोग भ्रम का कारण हो सकता है, परंतु यह प्रयोग वैज्ञानिक है। तो अब देखिए, हम एक और टॉपिक है आपका छोटा सा, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप।
हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, इसको हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं, ठीक है। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। सभी यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद संसार हिंदी बोलने में सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका इत्यादि देशों में अन्य भाषा के रूप में हिंदी अध्यापन के प्रति रुचि बढ़ रही है। फिजी हो गया, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी के अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे आपका। फिजी सरकार का सूचना विभाग शंख नामक पत्रिका प्रकाशन कर रहा है। तो म्यांमार में कौन सा है? ब्रह्मदेश, और शंख है आपका फिजी। और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत, इसको ना नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की है। और इनके उपन्यासों में लाल पसीना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है काफ़ी ज़्यादा। 1977 में इन्होंने इसकी रचना की। और अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और इसमें रचनाएं हैं, जैसे सवेरा, धरती मेरी माता, करवट आदि उपन्यास, और इंसान जाग उठा, फिजी में जोगिंदर सिंह, कंबल को फिजी का प्रेमचंद्र कहा जाता है। इन्हें देखो, वे दीप, आज़ादी की किरणें, हीर रांझा, ये सभी इनके श्रेष्ठ नाटक हैं। तो अब देखिए एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी और विषय विशेषज्ञ जो है साहित्य प्रेमी जुटते हैं। और विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अब देखिए कौन कौन से जगह पे आपका ये आयोजन किया गया है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। पहला ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो 10 से 14 जनवरी 1975, ये 75 डेट याद रखेंगे, 1975 में नागपुर में भारत में हुआ है। दूसरा आपका 28-30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। तीसरा जो है नई दिल्ली भारत में हुआ है। चौथा आपका 2 से 4 अक्टूबर 1993 में लुई पोर्ट मॉरिशस में हुआ है। पांचवा जो है यहाँ पे आपका 4 से 8 अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिदाद में हुआ है। छठा जो है आपका 14 से 18 सितंबर 1999 में लंदन ब्रिटेन में हुआ है। और सातवां जो है ये याद रखिए यहाँ पे, फिर 10वां नंबर जो है वो आपका भोपाल में हुआ है भारत में, ये इम्पॉर्टेंट है 2015 में, ठीक है। और देखिए 2021 में जो है 12वां जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाना है। यहाँ पे देखिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हो गई। और इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब बस आप दिल थाम के बैठिए, हम जल्दी जल्दी हमने सारा कुछ देख लिया। और अब जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो पहले तो ये कुछ 7-8 क्वेश्चन है, इसको देख के फिर हम इसके बाद का 80 क्वेश्चन और देखेंगे। तो बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? कितना अपने क्लास को ध्यान से देखा है, ध्यान से समझा है, ये इस स्कोर से पता चलेगा, ठीक है। पर आप ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ। तो चलिए यहाँ पे पहले हम बता देते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। चलिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर या बाल गंगाधर खरे? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर खरे। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो।
हिंदी साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? ये आपसे बहुत पूछा जाता है, मैं आपको बार बार हाईलाइट करके बताई थी कि ये आपको ज़रूर देखना है। और बताएंगे 1947 में, 1953 में, 1954 में या 1957 में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92वां संशोधन के अंतर्गत अष्टम सूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? जब हमने यहाँ पे भाषा पढ़ा था, बोलियों को देखा था, जो भी संविधान वगैरह हमने देखा राजभाषा के अंदर, कल वाली ही क्लास में मैंने आपको ये बताया है। जितने भी अनुच्छेद थे सबको दिखाया है आपको, जितने संशोधन किए गए, 3 संशोधन में आपकी भाषा को जोड़ा गया है और तीनों आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे बताना है कि 92वें संशोधन जो था इसका डेट आप मुझे बताएंगे, ईस्वी बताएंगे आप मुझे कि ये कब हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है डोगरी, मैथिली, बोडो, ये सभी बताएंगे कौन सी भाषा जो है 92वें संशोधन के अंतर्गत अष्टम सूची में आई थी, 8वीं अनुसूची में देखने को मिली। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट? तो ये सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, मध्य से बाईं ओर या फिर मध्य से दाईं ओर। तो अभी अभी मैंने आपको ये बताया है, इसको तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बाईं से दाईं ओर। चलिए, लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया ये बताना आपको। श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास, महादेव गोविंद रानडे या फिर नरेंद्र देव। ये चारों ही नाम वहाँ पे दिए गए थे, पर आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया था? आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रानडे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? हिंदी परिषद की, ध्यान रखेंगे, काका कालेलकर, धीरेन्द्र वर्मा, जीपी पंत या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। तो यहाँ पे कौन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, धीरेन्द्र वर्मा के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 नवंबर, 10 फरवरी, 14 सितंबर। तो बताएंगे कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? अभी अभी आपको बताया है 10 जनवरी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने कर लिया। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन हमारा क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। तो सबसे पहले तो आपको जितना भी क्लास अभी तक हुआ है भाषा विज्ञान का, ऊपर से लेके सब कुछ आपको कराया जाएगा एग्ज़ाम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो अभी आपको कंप्लीट इसको देखना है और बेहतर तरीके से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं, जिससे आपको जो है लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। सबसे पहले तो आपको देखना है संस्कृत। संस्कृत यहाँ पे कहीं नहीं है, तो संस्कृत के बाद क्या आता है आपका? पाली आता है, उसके बाद प्राकृत आता है, उसके बाद अपभ्रंश आता है, उसके बाद अवहट आता है। तो ये आपका कहाँ देखने को मिल रहा है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गिरियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भारतेंदु। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है साहित्यिक अपभ्रंश की। ठीक है, और ना ही यहाँ पे आपके गुलेरी जी ऑप्शन में है। तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा बताएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ में आपका 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था बताएंगे। पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवहट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवहट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बांग्ला या पंजाबी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी भी आपका आता है इसी के अंदर, पर यहाँ ऑप्शन में आपका नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? काफ़ी बार ये मैं सारी चीज़ें आपको रिपीट करवा चुकी हूँ और इसका आंसर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय उत्कर्ष काल कहलाता है, अवसान काल कहलाता है, संक्रांति काल कहलाता है या प्राकृत काल कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संक्रांति काल कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो गुलेरी जी के अनुसार आपको बताना है सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या फिर पुष्पदंत। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजा मुंज। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार। अब आगे देखते हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने अगर पूरा थ्योरी अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो बिल्कुल आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार रटाया है ना। चलिए अब बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन बहुत अच्छे से। चलिए, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अब पंजाबी में बताना है कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्री, मागधी, ब्राचड़ या पैसाची? कौन से अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्राचड़। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? बताएंगे। मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या सौरसैनी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मागधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद देखिए मराठी, गुजराती, ये सब भी आपका नहीं होगा, तो पूर्वी हिंदी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आपको सुमेलित करना है। कौन सा अपभ्रंश जो है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सौरसेनी जो है यहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा? राजस्थानी से। इसको अच्छे से सुमेलित करेंगे, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो पैसाची जो है वो लहंदा, मागधी की बात करें तो असमिया, और अर्धमागधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। सिंधी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस अपभ्रंश से ये आपका होता है, किस अपभ्रंश से इसका विकास होता है। ठीक है, सिंधी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके। चलिए आगे देखिए। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी, गढ़वाली या फिर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी। तो आपको बताना है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न कौन सी भाषाएं हो जाएंगी। यहाँ पे बोलियां भी आपको दी गई हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है अच्छे से। तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी और गुजराती हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? देखिए यहाँ पे आपको बता ही दिया है, पर उम्मीद है आप सभी उसी वक्त आंसर अपना जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिए होंगे। तो सिंधी भाषा का उद्भव किससे होता है? ब्राचड़ अपभ्रंश से होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोहा या दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपभ्रंश। ठीक है, बी ऑप्शन बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि अपभ्रंश यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? मगधी से, पाली से, अपभ्रंश से, सौरसेनी से? तो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखेंगे ये फारसी भाषा से लिया गया है। बी। आपको याद होगा हमने सिंध, हिंद ऐसे करके हमने पूरा पढ़ा था कि किस प्रकार से ये भाषा हिंदी जो है आपके फारसी से विकसित हुई। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ज़बान-ए-हिंदी, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। खालिक बारी किसकी रचना है?
जितना भी क्वेश्चन है ये सब आपको क्लास में ही मिल जाएगा, ये सब मैंने आपको करवाया है अभी 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। तो खालिक बारी किसकी रचना आप सभी को पता होगा, ये आपका अमीर खुसरो की रचना है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा, अब देखिए परिवार से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सिर्फ भारोपीय पढ़ के नहीं जाएं, आपको संपूर्ण देखना है। टोटल कितनी भाषा परिवार है ये भी आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सब कुछ कराया है, बस आपको याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका ये जो आप 1 घंटे का समय दे रहे हैं ये भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कन्नड़ बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। आगे देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताना है। तो खड़ी बोली हिंदी की बात की जा रही है, कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो, ठीक है। लगा रही हूँ भी, बोल रही हूँ सी, तो थोड़ा कभी कभी दिमाग कुछ और कहता है और ज़बान कुछ और कहता है। चलिए, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, बहुत अच्छे से बताया है आपको ये भी। चलिए बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। क्षेत्र से संबंधित बहुत प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो हम अभी हर एक प्रकार के प्रश्न करेंगे। आपको कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है, आपका यहाँ से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा जो भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती, झांसी में, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़। तो जो प्रसिद्ध है वही प्रश्न देखिए आपसे पूछा जाता है। तो मेरठ यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध था खड़ी बोली के लिए, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। ये सभी चीज़ें आपको याद आ रही है, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता। तो खड़ी बोली को सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा है, जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। तो 24 का आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। तो खड़ी बोली का प्रयोग पूछा जा रहा है यहाँ पे, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रेम सागर। किसकी रचना है ये भी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन में आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। सभी जगह सारे ही युग का मैंने आपको कवि बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपने अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले आप थ्योरी देखिए, मैंने इसीलिए आपको थ्योरी करवाया पहले, ताकि सारे आंसर आप आसानी से दे पाएँ और आपको बहुत आसानी से सभी चीज़ें याद हो जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या राजा लक्ष्मण सिंह। तो सभी को पता है राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो भारतेंदु पूर्व के रचना के लेखक हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके सभी भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। भट्ट याद रखेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के लिए नियुक्त किया गया था। तो बहुत बार मैंने आपको बताया है, 1903 से लेकर के 1920 तक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष बताना है आपको, यहाँ पे क्या होगा। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका बना है, नागरिक प्रचारणी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1893, 1857, 1902 और 1917। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1893, ठीक है। चलिए, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे ये बताना है। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक निम्न में से कौन नहीं है। तो नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कौन नहीं है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए बाबू श्याम सुंदर दास भी है, डॉक्टर ठाकुर शिव कुमार सिंह भी हैं, राम नारायण मिश्र भी है, रामचंद्र शुक्ल कभी भी जो है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक के रूप में इन्होंने काम नहीं किया है। तो 30 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है फालतू नहीं है, आप खुद भी देख के समझ सकते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801, 1810, 1800 ईस्वी या 1802। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, 1800 ईस्वी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहाँ से ये स्थापना किया गया, सभी चीज़ें आपको रिवाइज हो गई ना क्वेश्चन के माध्यम से, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता। बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो कलकत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हुई? हिंदी में कितनी उपभाषाएं हुई ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3, 4, 5 या फिर 6। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अगर आप इसको बोली को डायरेक्ट अगर नहीं समझ पा रहे हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अवधि किसके अंदर आता है, तब आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो अवधि मैं आपको बता चुकी हूँ, P = ABC, ये याद कर लेना। P यानी कि पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आपका अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 आता है। और यहाँ पे देखिए आपको याद होगा पूर्वी हिंदी जो है वो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी का नहीं है? तो अभी अभी बताया आपको, अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बिहारी नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम B फॉर बिहारी भी होता है, B फॉर बघेली भी होता है, पर आपको ये रिवीजन से ही याद होगा कि B फॉर बघेली हमें याद रखना है। बिहारी तो हिंदी एक अलग ही है, क्यों नहीं आप, क्यों बिहारी तो आप कह ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि बिहारी एक अलग ही आपकी भाषा के अंदर आपका जो आपका आता है मैथिली, है ना, मैथिली आता है, फिर कौन सा आता है, भोजपुरी आता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां विकसित हुई, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। तो आप सभी को पता है अवधि तो पूर्वी के अंदर आता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या बताना है आपको, कितना होगा? 2, 3, 4 या 5। तो पश्चिम अभी अभी बताया मैंने, बताओ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां विकसित हुई थी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये सब मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है, 5 बोलियों को बताया है, क्या क्या उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं बहुत अच्छे से आपको बताई हूँ। वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, तब आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, है ना। चलिए, 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे। पूर्वी हिंदी की बघेलियाँ, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं कौन कौन सी? तो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आगे देखते हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियाँ किससे संबंधित है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी भी नहीं है, बिहारी हिंदी हो जाएगा, सी ऑप्शन। गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोले जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से याद हो अगर आपको। देखिए, राजस्थानी में सिर्फ राजस्थानी नहीं देता है, ऑप्शन में आपका बहुत चेंजेस है। अब आपको पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी के नाम से आपका क्वेश्चन बनता है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है सभी कुछ, कि पूर्वी राजस्थानी के अंदर कौन सा आता है, पश्चिमी राजस्थानी के अंदर कौन सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, उत्तरी राजस्थानी यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो मैथिली में कौन करता है? विद्यापति। ठीक है, चलिए, और भी कुछ मैंने आपको बताए थे जितने लोग करते हैं, नागार्जुन भी थे उनमें। और ये आपको ध्यान इसलिए रखना है, सिर्फ क्वेश्चन करने से आपका काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए कब इम्पॉर्टेंट है? जब आप पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको और भी बहुत सारे नाम उसमें बताए हुए हैं। और क्वेश्चन जो आपका बीपीएससी में पूछेगा वो 5 ऑप्शन वाला पूछेगा, उसमें और भी नाम आपको इंक्लूड किया जा सकता है, तो आपको सभी कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी राजस्थानी को क्या कहते हैं? मेवाती, ढूढ़ानी, मारवाड़ी या फिर मालवी। तो इस प्रकार से भी आपका थोड़ा सा डीप जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढूढ़ाड़ी। ठीक है,
ढूढ़ाड़ी को और क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो कृष्ण काव्य और रीतिकाल बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, दोनों ही आपके ब्रज भाषा में विकसित हुए। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा पर रचित है? कवितावली बताएंगे किस भाषा में रचित है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 10, 8, 5 या 4 बताएंगे। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 45 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे 5। ये अभी ऊपर भी आया था पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से है? तो आपको पता है ब्रज भाषा किसके अंदर आता है? तो ब्रज भाषा आपका जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंदर आता है? सौरसेनी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको आप बार बार लिख लीजिए। 5 ही तो हैं, 5 को आप बार बार लिख लीजिए, ये आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? राजस्थानी नहीं है, बिहारी भी हिंदी नहीं है, पूर्वी हिंदी के अंदर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। सबको पता है कौरवी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी, कौरवी या फिर मैथिल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे? तो भोजपुरी बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर बिहारी। बघेली पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था P=ABC। बघेली यहाँ पे पूर्वी हिंदी हो जाएगा। ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा गया है? कासिका कहा गया है बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध। तो किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखें बनारस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पश्चिमी हिंदी आपका सौरसेनी अपभ्रंश से स्थित है, विकसित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू बताएंगे। यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? सारे ही यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की ही बोलियाँ हैं, तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? सबसे सर्वाधिक बोलने जाने वाली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पैसाची बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ब्रज भाषा आपका सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या मागधी। सबको पता है अवधी भाषा में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंदर आता है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पे पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो यहाँ मैथिली किसके अंदर आता है? बिहारी के अंदर आता है। और बिहारी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। देखते ही समझ में आ गया अवधी से नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो मैथिली नहीं बोली जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है, या देश की छोटी इकाई है? तो बोली क्या है? वो भाषा की छोटी इकाई है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, विभाषा किसे कहते हैं? देखिए ये इस प्रकार का भी प्रश्न आपका बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को कहते हैं, या फिर एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं विभाषा, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है इन्होंने दिया था। भारतीय संविधान के हिंदी को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, या फिर 14 सितंबर 1955? बताएंगे संविधान में हिंदी को मान्यता कब दी गई थी? मान्यता देने की बात की जा रही है 14 सितंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राममोहन रॉय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश के व्यापार किया जाता है, किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। तो राजभाषा आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है वहाँ पे आपका राजभाषा हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 1943, 1944, 1945 या 1946? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1943। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961, 1960, 1965, 1963? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे 1961। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो हिंदी तो है, कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। नेपाली भी है और गुजराती भी है, राजस्थानी नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 7म, 8म, 9वीं या 10वीं? बताएंगे। तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया? बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो डोगरी को भी किया गया है, मैथिली को भी किया गया और असमिया को भी किया गया। ब्रज भाषा को जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे होती है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची या कैथी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। देखते ही आपको आंसर इसका आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शारदा काफ़ी पूछा जाता है और यहाँ बताएंगे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ब्राह्मी लिपि, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सबको पता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी, गुरुमुखी, सौरसेनी या अपभ्रंश से? तो बताएंगे यहाँ पे
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे देखिए, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? हरिशंकर आदेश, रामदेस रघुवीर, अभिमन्यु अनंत या फिर हरिमानक। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रघुवीर, रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत, सूर्य प्रसाद वीरे या सहोदरा शिव। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अभिमन्यु अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? बंगाली, निकोबारी, हिंदी या अंडमानी। बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदी। आगे देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 70 में, 72 में, 73 में या 75 में। बहुत अच्छे से बताया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1975 में। और ये यहाँ पे कहाँ पे हुआ है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के ही क्लास में मैंने आपको ये करवाया है। ठीक है, तो पूरा 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और बताएंगे, उधर भी हमने 8 क्वेश्चन लिया था और इधर 80 लिया, लगभग 88 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। और 88 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको वर्णमाला करवाऊंगी, बहुत ही अच्छे से डिटेल में सभी चीज़ें करवाऊंगी, फिर हम इसका प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से चलेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे। जो भी आपका छूटा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका क्लास आपको अब चाहिए। तो थोड़ा सा आप अगर इस चीज़ को लेकर कमेंट करेंगे तो मुझे सुविधा होगी क्लास को लेकर के। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर से। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।